जय मिथिला दोस्तों, देखिए आज हम आपको जो है ना 2 मार्क्स वाला जितना भी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का है आपको 2 नंबरी पूरा का पूरा कंप्लीट अप करवा देंगे। एक वीडियो में आपको क्या दिखाए थे, 1 से 5 चैप्टर तक बताए थे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। 1 से 5 चैप्टर तक, और इसमें आपको अगर मॉडल पेपर से चलिएगा 6 से 10 चैप्टर है। अब बुक के हिसाब से चलिएगा तो आपको 30 चैप्टर है। सोचिए 30 चैप्टर है, पूरे का पूरे 30 चैप्टर है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे इसी वीडियो में। ठीक, एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, और एक ये 1 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। 1 फरवरी को आपकी इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक, इकोनॉमिक्स का होगा, आर्ट वाला का भी और कॉमर्स वाला का भी। ठीक, देखिए 2 मार्क्स वाला 30 मार्क्स का पूछता है, 30 पूछता है, जिसमें 15 का जवाब देना पड़ता है 2, मतलब क्या 30 मार्क्स आपको हो जाएगा उसमें से। आप इसको जो भी बोल सकते हैं, VVI, रिपीटेड या इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, कोई भी। चलिए ठीक, जो मन होगा वो, क्योंकि 1 से 5 तक कंप्लीट अब करवा दिए, बचा कितना 6 से 10 तक। और 6 से 10 तक में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है कितना आपको, 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, 26 इधर सॉरी 30 क्वेश्चन है, लास्ट आपको 30 पे जा रहा है। तो 30 के 30 सिर्फ क्वेश्चन है। वो इस चैप्टर का बात करें तो 30 चैप्टर है पूरे बुक में। देखिए परिभाषा की बात करें तो परिभाषा देख लीजिए, आपको याद करना बहुत जरूरी है। कम से कम परिभाषा तो आपको 10 से 12 परिभाषा तो आराम से पूछ देते रहता है। नहीं 10-12 तो 8-9 तो आराम से पूछेगा, मतलब 100% पूछ देते रहता है कि आपको परिभाषा। तो परिभाषा भी याद करें, परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, 90% काम वहीं से हो गया आपको। ठीक है ना, परिभाषा से। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स हम आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको परिभाषा याद रखना चाहिए। फिर आता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है। हाँ, उसके बाद क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक, नेशनल इनकम मतलब कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसका परिभाषा। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, मतलब क्या, भुगतान का हस्तांतरण क्या है, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है GDP, एक होता है GNP। तो GNP याद करने का जरूरत है, GDP भी पूछते रहता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। आपको याद है तो सही, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन GNP मतलब हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। देखिए इसी से मिलता जुलता है। सकल राष्ट्रीय आय क्या है, सकल राष्ट्रीय आय क्या है। उसके बाद आप उत्पाद क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, इसका हिंदी। उसके आपको हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। ठीक, दोनों में अंतर है कुछ ना कुछ। उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमा क्या क्या है, मतलब क्या लिमिटेशन क्या क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आता है, वो एक कर लीजिएगा आप। ठीक, इस चैप्टर से इतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं आपको करना है। फिर देखिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन क्या याद करना है आपको। 3 नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये तो मतलब रिपीटेड नहीं, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई कैसा है तो रिपीटेड क्वेश्चन है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है ना, कि इनकम का सर्कुलर फ्लो क्या है, ये आय का चक्रीय प्रवाह क्या है उसे समझाइए। 3 है ना, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, फिर देखते हैं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। एक सेकेंड, हाँ, मतलब क्या, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर क्या है वो बताइए। इस दोनों का आप क्या करना, अंतर। अच्छा मान लीजिए कि परिभाषा पूछ देगा नेशनल इनकम, तो बात तो बराबर है। अंतर में जो पहला का चीज़ क्या लिखते हैं, परिभाषा ही लिखते हैं। ठीक है ना, कोई किसी भी चीज़ का अंतर लिखते हैं तो पहला परिभाषा ही लिखते हैं। फिर आता है आपको प्राइवेट इनकम क्या है, मतलब क्या निजी आय से क्या अभिप्राय है। प्राइवेट इनकम का फॉर्म, ये आपको डेफिनेशन परिभाषा याद रहना चाहिए। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम, मतलब क्या निजी आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है, ये बताइए। ठीक, निजी आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है, ये आपको अंतर ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आता है आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में क्या अंतर है, ये भी बताइए। ठीक, एग्जाम्पल होगा तो याद कर लीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा रहता है। 7 नंबर है स्टेट द क्वालिटी ऑफ गुड मनी, मतलब क्या श्रेष्ठ मुद्रा के गुण बताइए कि गुड मनी क्या होता है, उसका एक क्वालिटी बताइए। एक नहीं, कम से कम 4-5 कर लीजिएगा, सही रहेगा। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब व्यापारिक बैंक क्या है, इसका परिभाषा अलग भी पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक, सिर्फ इतना भी पूछ सकता है। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मतलब क्या कि व्यापारिक बैंक की विशेषता क्या है वो बताइए।
ठीक ना। व्यापारिक बैंक क्या है ये तो परिभाषा पूछबे करेगा, इसकी जगह ये भी पूछ सकता है कि व्यापारिक बैंक की क्या विशेषता है ये बताइए। ठीक, फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, मतलब क्या, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर बताइए। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, नकद ऋण और अधिविक्रय से आप क्या समझते हैं, इस दोनों के बीच में डिफरेंस बता दीजिएगा। ये भी पूछा गया था एक बार कि नगद ऋण तथा अधिविक्रय, नगद ऋण तथा अधिविक्रय में से आप क्या समझते हो वो, और SLR का फुल फॉर्म क्या होता है ये बता दीजिएगा। SLR का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा इसका। एक दो एग्जाम्पल भी एक दो पूछ देते रहता है आपको, हाँ, कि प्राइवेट टैक्स वगैरह सब के बारे में पूछ देते रहता है, बाकी कुछ नहीं। तेरह देखिए, परिभाषा में ले लीजिएगा इस चैप्टर से कौन कौन, क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण क्या है, क्लियरिंग हाउस, संशोधन गृह क्या है, अब मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति क्या है, इसका ये आपको परिभाषा याद कर लीजिएगा। ठीक, राइट 4 इंस्ट्रूमेंट समझे ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, RBI मतलब क्या, राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का जो मौद्रिक नीति है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाया गया है कि 4 घटक लिखिए। ठीक, राइट द नेम ऑफ मेन मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अर्थात क्या मौद्रिक नीति के मुख्य उपायों के नाम लिखे। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे, ये आपको मौद्रिक नीति जो है ना आपको कैसे किया जाता है उसका उपाय को लिखिए। ठीक, फॉर व्हाट पर्पस सेकेंड नरसिम्हा कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब क्या, इस चैप्टर से सिर्फ एक चीज लीजिए, एक लीजिएगा, किस उद्देश्य के लिए दूसरी नरसिम्हम कमेटी का गठित की गई थी, कौन सा उद्देश्य था। ठीक, फिर आता आपको कौन सा, एक्सप्लेन कंपोजिशन फंक्शन, मतलब क्या उपयोग फलन को स्पष्ट कीजिए, इसका परिभाषा याद कर लीजिए आप, ये कंपोजिशन फंक्शन क्या है इसको आप ये करिएगा। ठीक, एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन MPS और APS, मतलब क्या MPS तथा APS में अंतर क्या है, अंतर में ये भी हो जाता पूछा जाता है, ये आपको याद रख लीजिएगा। ठीक, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में परिभाषा कुछ याद करने पड़ेगा, वो है आपको परिभाषा ये सब की, फिशल्स पॉलिसी क्या होता है, राजकोषीय नीति क्या होता है, इन्फ्लेशन स्पष्टीकरण, एक होता है डिफ्लेशन, हाँ तो वो भी याद करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन याद कर लीजिए, इन्फ्लेशन पूछा जाता है। डेफिसिट बजट मतलब घाटे का बजट क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स प्रगतिशील कर, ये भी एक बार पूछ दिया था, तो प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब पूछने को उम्मीद जाता है, तो प्रगतिशील कर क्या है ये याद कर लीजिएगा। फिशल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति, प्रोपोर्शनली टैक्स क्या है, अनुपातिक कर क्या है, ये आपको याद करना है। मतलब परिभाषा में बात करें तो ये इस चैप्टर से और आगे वाला चैप्टर से 1 2 3 4 5 6 7 को कम से कम करना पड़ेगा, कितना 7 परिभाषा। 18 हो गया। 19 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर, मतलब क्या गुणक की अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रक्रिया क्या है ये बताइए। 19 का डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या स्वैच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी के बीच क्या है कि स्वेच्छा से कोई बेरोजगार रहता है और कोई अनैच्छिक बेरोजगार रहता है। किसी को नौकरी मिलबो नहीं करता है तो नहीं, जैसे मान लीजिए कि किसी को नौकरी दे रहा है लेकिन आपको पढ़ा लिखा को वॉचमैन का देगा तो करेगा नहीं ना, वो कैसा बेरोजगार है, स्वैच्छिक अपने मन से बेरोजगार है, नौकरी था लेकिन वो करना ही नहीं चाहता है। तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, इसका परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। गवर्नमेंट मतलब सरकारी बजट क्या है, इसका परिभाषा, सरकारी बजट क्या है इसका परिभाषा पहले याद कर लीजिए। फिर इसकी फीचर्स मतलब क्या, सरकारी बजट का मुख्य विशेषता क्या है ये भी याद कर लीजिएगा। एक तो सरकारी बजट क्या है ये और उसकी मुख्य विशेषता क्या है ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है, अंतर बता दीजिए, इसका परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। अगर मैं अंतर मतलब क्या परिभाषा तो आपको याद ही रहना चाहिए परिभाषा, और इस दोनों का एग्जाम्पल होगा तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो 1 2 एग्जाम्पल कर लीजिएगा बस हो गया, बाकी कुछ नहीं। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पूछ देते रहता है आपको। ठीक, जैसे SLR का क्या बोले थे हम आपको फुल फॉर्म, ऐसे आपको इसका एग्जाम्पल दिया हुआ बुक में कर लीजिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, मतलब क्या अस्पष्टिक अंतराल और अवस्थितिक अंतराल में क्या अंतर है वो आप कर लीजिए। ठीक ना, अस्फीतिक और अवस्थितिक में अंतराल में क्या अंतर है वो आप कर लीजिएगा। ठीक, मेजरमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपाय क्या क्या है ये बताइए। क्या मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो शायद
मॉनेटरी पॉलिसी का, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर दिए थे ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक कर दिए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब क्या, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय, दो तरह का व्यय होता है, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय में अंतर क्या है ये बताइए। ठीक, 26 में है आपको राइट कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब सरकारी बजट जो बनता है उसकी विशेषता क्या है, ऐसे ही पूछ सकता है राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट बजट, उसको हटा के भी कि सरकारी बजट का विशेषता क्या है ये बता दीजिए, या फिर इसको तोड़ के भी पूछ सकता है कि व्हाट राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो मतलब कि सरकारी बजट का उद्देश्य क्या है, हम क्यों सरकारी बजट बनाते हैं, इसका भी आपको उद्देश्य लिखे, तो इसको तोड़ के भी पूछ सकता है। ठीक, इस दोनों का देख लीजिए, विशेषता भी देखना है और उद्देश्य भी देखना है। 27 में देख लीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब क्या, व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में क्या अंतर है, इसका अंतर बताएंगे। ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, बाकी आपको व्यापार शेष का परिभाषा होगा, परिभाषा याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है। भुगतान शेष का परिभाषा ये भी याद करना है आपको। ठीक, डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब भुगतान शेष का चालू खाता क्या है तथा पूंजीगत खाता में क्या अंतर है वो बताइए। व्हाट इज ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्या है ये बताइए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष के संगठकों को बताइए कि कौन इसका कंपोनेंट है। इतना आप कर लीजिएगा, बस आपको खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, 1 से 5 चैप्टर तक पूरा बता दिए थे, आज हम 6 से 10 तक कंप्लीट करवा दिए, मतलब क्या 2 नंबरी वाला पूरा का पूरा आपको कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स मतलब क्या, अर्थशास्त्र कंप्लीट। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच।